परिसंपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के संदर्भ में कुछ जानकारी लें, उससे पहले मैं एक स्पष्ट कर देता हूं कि देखिए, जब भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है या किसी साझेदार की फर्म से सेवानिवृत्ति होती है अथवा मृत्यु होती है, तो उस तिथि को फर्म की संपत्ति और दायित्व का वास्तविक मूल्य क्या है इसकी जानकारी होना आवश्यक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है फर्म के अंतर्गत संपत्ति और दायित्व का मूल्य बढ़ा करके लिखाया गया हो या उनको कम मूल्य पर आंका गया हो, तो उनका वास्तविक मूल्य जो है वो अवश्य ज्ञात किया जाएगा। अब इनके वास्तविक मूल्य ज्ञात करने पर होता क्या है, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, और बिल्कुल ऐसा ही दायित्वों के संदर्भ में होता है। हो सकता है दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो और हो सकता है दायित्व के मूल्य में कमी हो। तो इन्हें वास्तविक मूल्य लाने पर जो इनमें परिवर्तन आएगा वह कहलाता है पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। करना क्या है इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का? पुनर्मूल्यांकन पर जो भी लाभ होता है या पुनर्मूल्यांकन पर जो भी हानि होती है उसे साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाएगा, साझेदारों के पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में। क्या प्रविष्टियां करेंगे ये भी हम देखने वाले हैं। साझेदार की सेवानिवृत्ति, मृत्यु पर कुछ परिसंपत्तियां ऐसी हो सकती है जिन्हें इनके वर्तमान मूल्य पर नहीं दर्शाया जाता है, यानी कम मूल्य पर हो सकती है या आपका अधिक मूल्य पर हो सकती है। इसी प्रकार कुछ दायित्व जो है उनको भी फर्म द्वारा भुगतान किए जाने वाले मूल्य में और जो मूल्य पुस्तकों में दर्ज है अंतर हो सकता है। और इसी प्रकार कुछ गैर अभिलेखित संपत्ति और दायित्व भी हो सकते हैं जिन्हें पुस्तकों में लाए जाने की आवश्यकता होती है। और इसी के लिए हम क्या करते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते को परिसंपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन करने और गैर अभिलेखित मदों को पुस्तकों में ला करके अधिलाभ या हानि की गणना करने के लिए तैयार किया जाता है। और इसे सभी साझेदारों में जिसमें सेवानिवृत्त या मृत साझेदार सम्मिलित है को उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में हस्तांतरित किया जाएगा। तो प्रश्न बनता है पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनाया जाता है? तो संपत्तियों और दायित्वों का वास्तविक मूल्य ज्ञात करने हेतु बनाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष क्या होता है? पुनर्मूल्यांकन पर लाभ अथवा पुनर्मूल्यांकन पर हानि। और इसे कहाँ हस्तांतरित किया जाएगा? सभी साझेदारों में जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है या जिस साझेदार की मृत्यु होती है उन्हें सम्मिलित करते हुए, यानी सभी साझेदारों में उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में वितरित किया जाएगा। अब देखिए इसके संदर्भ में प्रविष्टियां। परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने पर, जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों हम सब जानते हैं संपत्ति का हमेशा डेबिट शेष होता है, और अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो हमें क्या करना है? रेस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। और बिल्कुल इसका अपोजिट, अगर संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो क्या करेंगे? संपत्ति को क्रेडिट किया जाएगा। ये देखिए परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट, असेट्स को क्या कर देंगे हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। यानी संपत्ति जिसका डेबिट बैलेंस है, वृद्धि होता है तो और डेबिट करना है, कमी होता है तो उसे और क्रेडिट किया जाएगा। और जो संपत्ति के बारे में किया है दायित्व बिल्कुल इसका विपरीत है, यानी कि दायित्वों का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट शेष होता है, बढ़ने पर दायित्वों को और क्रेडिट करेंगे और कम होने पर दायित्वों को डेबिट किया जाएगा। किस प्रकार? देखिए, दायित्वों की राशि में वृद्धि होने पर क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ गया और क्रेडिट कर देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव लायबिलिटीज अकाउंट, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज। और बिल्कुल इसका विपरीत, दायित्वों की राशि में कमी, क्या करेंगे? क्रेडिट के स्थान पर उनको डेबिट कर दिया जाएगा, रेस्पेक्टिव लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। माना कि स्टॉक बैलेंस शीट में दिया गया है 10,000, इसका मूल्यांकन किया जा रहा है 12,000 पर, तो 2,000 से स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
माना कि देनदार बैलेंस शीट में 15,000 दिया गया है, इसका मूल्यांकन 20,000 पर किया गया है, 5,000 बढ़ गया डेटर्स टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। माना कि मशीनरी 1 लाख दी गई है, इसका पुनर्मूल्यांकन 80,000 पर किया गया है, तो कमी हो रही है, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। माना कि एक लेनदार है जो बैलेंस शीट के अंतर्गत 12,000 रुपए दिया गया है, इसका पुनर्मूल्यांकन 13,000 पर किया गया है, तो 1,000 से क्रेडिटर्स बढ़ गए, रिवॉल्यूशन टू क्रेडिटर्स अकाउंट। और मान लीजिए देय बिल जो पुस्तकों में दर्ज है 8,000 रुपए, इनका वैल्यूएशन 10,000 पर किया गया हो, तो बढ़ रहे हैं लायबिलिटीज, रिवॉल्यूशन टू लायबिलिटीज। और अगर इसका उल्टा अगर कमी होती है तो लायबिलिटीज डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। और इसी प्रकार हमें क्या करना है, जो गैर अभिलेखित संपत्तियां और दायित्व है, यानी ऐसी संपत्तियां, ऐसे दायित्व जो व्यापार में है लेकिन उसके संदर्भ में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है, इसे हम कहेंगे गैर अभिलेखित संपत्तियां और दायित्व। और देखिए, गैर अभिलेखित संपत्तियों का मतलब यह है कि पुस्तकों में दर्ज नहीं है लेकिन संपत्ति है। अब इसे आप पुस्तकों में लेकर के आएंगे, इन शॉर्ट क्या हो गया, संपत्ति में वृद्धि, डेबिट किया जाएगा। गैर अभिलेखित परिसंपत्तियों के लिए रेस्पेक्टिव एसेट्स डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। और इसी प्रकार कोई दायित्व है जिसके बारे में जानकारी होता है, तो निश्चित रूप से यह दायित्व में वृद्धि है, क्या आ जाएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव लायबिलिटीज अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ब्रॉट इनटू बुक्स, जो पुस्तकों में दर्ज नहीं थी, उन संपत्तियों और दायित्वों को इस प्रकार से पुस्तकों में लाया गया है। अब हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन पर जो भी लाभ या हानि है उसकी गणना करेंगे। किस प्रकार, हम देखेंगे यहां पर रिवैल्यूएशन जो है कितनी अमाउंट से क्रेडिट या कितनी अमाउंट से जो है आपका डेबिट हो रहा है, और इनके अंतर से ही क्या आएगा, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ। अगर रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस है, यानी क्रेडिट अमाउंट ज्यादा हुआ है, तो वह पुनर्मूल्यांकन पर लाभ है, और लाभ का हस्तांतरण होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ALL ऑल इज वेल वाला, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से अनुपात में, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कौन से अनुपात में, पुराना अनुपात, ओल्ड शेयरिंग रेशियो में जो है इसको अपने को दर्ज करना है। और बिल्कुल इसी प्रकार अगर पुनर्मूल्यांकन पर हानि हो, यानी कि रिवॉल्यूशन का डेबिट बैलेंस हो, तो बंद करने के लिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन पर हानि, कौन सा अनुपात लेना है, पुराना अनुपात। पुनर्मूल्यांकन पर चाहे लाभ हो, पुनर्मूल्यांकन पर चाहे हानि हो, सभी साझेदारों में वितरित होगी, उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में वितरित होगी। यह अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर है यहां पर। अब देखिए फॉर्मेटिंग जो किस प्रकार से की जाती है, रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। अभी तक हमने जनरल प्रविष्टियां देखी थी, अब हम अकाउंट तैयार करते हैं। अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, फर्स्ट तरीका तो यही है, जो हमें जर्नल प्रविष्टियां दर्ज की है उनकी खतौनी कर दें, उनकी पोस्टिंग कर दें। अन्यथा डायरेक्ट भी सीख सकते हैं। हमें एक शब्द याद रखना है, संपत्तियों में वृद्धि। अगर एसेट्स के मूल्य में वृद्धि होता है तो हम यहां लिखेंगे, तो कमी कहां आ जाएगी, डेबिट पक्ष में। ये देखिए संपत्तियों के मूल्य में कमी बाय रेस्पेक्टिव एसेट्स, जितना भी वृद्धि हो रहा है वह राशि जो है यहां पर लिखा जाएगा, यानी कि वृद्धि राशि से ये प्रविष्टि करेंगे। स्टॉक जो 10,000 दिया गया है, मूल्यांकन 12,000 पर किया गया है, तो 2,000 से बढ़ा है ना, वो 2,000 की राशि जो है यहां पर दर्ज की जाएगी। एक मशीनरी जो पुस्तकों में 1 लाख है, जिसका मूल्यांकन 90,000 पर किया गया है, तो 10,000 से कम हो रहा है, वो जो कमी राशि है वो यहां पर लिखा जाएगा। यानी संपत्ति का मूल्य जितना बढ़े बाय एसेट्स, जितना कम हो रहा है टू एसेट्स, उस एसेट्स का नाम लिख देंगे। और दायित्व तो बिल्कुल इसका विपरीत है। संपत्ति में वृद्धि आया है तो दायित्व में क्या आएगा, यहां पर कमी। दायित्व के मूल्य में कमी होने पर बाय रेस्पेक्टिव लायबिलिटीज अकाउंट, और अगर वृद्धि होता है तो आ जाएगा टू रेस्पेक्टिव लायबिलिटीज
अकाउंट, इस प्रकार हमें दर्ज करना है। और किसी भी प्रकार की अनरिकॉर्डेड एसेट्स की जानकारी संपत्ति में वृद्धि करेगी, यहां क्रेडिट पक्ष में आ जाएगा गैर अभिलेखित संपत्तियां बाय रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट। और क्या करना है, अगर गैर अभिलेखित दायित्व पता चलते हैं, यहां आ जाएगा टू रेस्पेक्टिव लायबिलिटीज। अब हमें क्या करना है, क्रेडिट पक्ष में जो 2-3 पॉइंट्स आए हैं, डेबिट में जो 3 प्रविष्टियां आई है, उनमें अंतर ज्ञात करना है। अगर क्रेडिट पक्ष की टोटल ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पुनर्मूल्यांकन पर लाभ। जबकि डेबिट पक्ष की अगर टोटल ज्यादा है तो यह क्या है, पुनर्मूल्यांकन पर होने वाली हानि बाय ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से अनुपात में, यह आपकी जाएगी पुराना अनुपात, ओल्ड शेयरिंग रेशियो। चाहे लाभ हो या हानि हो, कौन सा अनुपात आएगा, पुराना अनुपात। ये जो है अपने को इस प्रकार से दर्ज करना है रिवॉल्यूशन अकाउंट में। अब देखिए रिवॉल्यूशन अकाउंट के संदर्भ में फर्स्ट पॉइंट, पुनर्मूल्यांकन खाता एक नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का खाता होता है। पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाया जाएगा, नए साझेदार के प्रवेश, किसी साझेदार की मृत्यु या जो है उसकी निवृत्ति, जब वो रिटायरमेंट लेता है तब बनाया जाएगा। अब पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनाया जाता है, संपत्ति और दायित्वों के वास्तविक मूल्य ज्ञात करने हेतु बनाया जाता है। और इनके वास्तविक मूल्य की गणना में जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा, जो पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष आएगा, इसे हम कहते हैं पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ या पुनर्मूल्यांकन पर होने वाली हानि। साझेदारों के अंतर्गत उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में वितरित किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष यानी पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि साझेदारों में पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में जो है वितरित किया जाएगा। ये आपको रिवॉल्यूशन के संदर्भ में वन लाइनर जो है आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे, भाई रिवॉल्यूशन तो करना है, पुनर्मूल्यांकन तो करना है, लेकिन जो नया चिट्ठा बनेगा, जो नई बैलेंस शीट बनेगी, उनके पुस्तक मूल्य में यदि कोई परिवर्तन नहीं करना हो, या ऐसा कहें उनका जो पुस्तक मूल्य है वो परिवर्तित नहीं हो, तो रिवॉल्यूशन के स्थान पर कौन सा खाता बनाया जाएगा, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। यदि संपत्ति दायित्व का पुनर्मूल्यांकन तो किया जाए, परंतु पुस्तक मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, नए चिट्ठे में भी उन्हें पुराने मूल्य पर प्रदर्शित करना हो, तो पुनर्मूल्यांकन खाते के स्थान पर स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता यानी कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है आपका तैयार किया जाता है। क्या परिवर्तन है, तो परिवर्तन इतने ही है कि जो प्रविष्टियां संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन की है वो तो लगभग वैसी चलेगी, जो लाभ और हानि की है उनमें परिवर्तन आ जाएगा। क्या परिवर्तन आएगा अभी हम देखने वाले हैं। देखिए, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने पर, संपत्तियां जो अपना डेबिट शेष बताती है, अगर और वृद्धि होता है तो असेट्स को डेबिट टू रिवॉल्यूशन की जगह क्या आ गया, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। और बिल्कुल इसी प्रकार संपत्तियों के मूल्य में यदि कमी हो जाती है तो संपत्ति जो डेबिट बैलेंस बताता है, कमी होने पर क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी कि मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट। और क्या आ जाएगा, दायित्वों के मूल्य में वृद्धि, दायित्व जो अपना क्रेडिट शेष बताते हैं, वृद्धि होगा तो दायित्वों को और क्रेडिट कर देंगे, डिफरेंस में चलेगा मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। यानी जो रिवॉल्यूशन अकाउंट था उसका स्थान किसने ले लिया, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट द्वारा लिया गया है। अब दायित्वों के मूल्य में कमी, दायित्व जो क्रेडिट बैलेंस बताते हैं कम हो रहा है, डेबिट रेस्पेक्टिव लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। गैर अभिलेखित संपत्तियों के लिए ऐसी संपत्तियां जो पुस्तकों में दर्ज नहीं है, लेकिन अब इसके बारे में जानकारी हो गई है, पुस्तकों में दर्ज करना है, यानी कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि है, तो रेस्पेक्टिव एसेट्स टू मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। और इसी प्रकार गैर अभिलेखित दायित्वों के बारे में जानकारी, दायित्व जो पुस्तकों में दर्ज नहीं थे,
अब ज्ञात हो गया है, पुस्तकों में लेकर के आना है, तो दायित्व में क्या आ जाएगी, वृद्धि। मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन टू रेस्पेक्टिव लाइब्रेरीज। देखिए अगर इन 6 एंट्रीज की मैं बात करता हूं तो परिवर्तन इतना ही आया है कि रिवॉल्यूशन के स्थान पर मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट आया है, लेकिन जो पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ होना है, पुनर्मूल्यांकन पर जो हानि होती है, उन प्रविष्टियों में चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होने पर, देखिए लाभ की आपके सामने 2 प्रविष्टियां हैं। पुनर्मूल्यांकन पर हानि होने पर, हानि की भी आपके सामने 2 प्रविष्टियां दी गई है। यानी फर्स्ट प्रविष्टि तो जैसे रिवॉल्यूशन में करते थे, पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में वितरित किया जाएगा। मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से अनुपात में, पुराना अनुपात। ये जैसा हम रिवॉल्यूशन में करते थे बिल्कुल वैसा ही मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन में किया है। वहां प्रविष्टि होती थी रिवॉल्यूशन डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराना अनुपात, जबकि यहां पर विपरीत प्रविष्टि और की जाती है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। और कौन से अनुपात में, रिमेनिंग में आ जाएगा आपका नया अनुपात। क्लियर है? यहां पर पुनर्मूल्यांकन पर लाभ की 2 प्रविष्टियां, इसी प्रकार हानि की भी 2 प्रविष्टि है। हानि यानी रिवॉल्यूशन का जो है डेबिट बैलेंस, तो मेमोरेंडम को क्या कर देंगे, क्रेडिट। कौन सा अनुपात, फर्स्ट जो प्रविष्टि है वो आपकी पुराना अनुपात में ही की जाएगी। लेकिन इसके विपरीत नए अनुपात में होगी मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन टू रिमेनिंग, यानी जो शेष साझेदार है उसके अंतर्गत जो है नए अनुपात में इसका एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका किया जाएगा। ये पुनर्मूल्यांकन पर लाभ की 2 प्रविष्टि, हानि की 2 प्रविष्टि इस प्रकार दर्ज की जाएगी। अब हम देखेंगे कि मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट जो है वो किस प्रकार से बनाया जाए। वैसे तो यदि हमें जर्नल प्रविष्टि आती है तो हम खाता भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रश्न में सिर्फ खाता पूछा गया है तो कैसे तैयार करेंगे। जैसे रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है लगभग वैसा ही मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। थोड़ा सा जो परिवर्तन है वो मैं भी आपको बता दूंगा। सबसे पहला हम याद रखते हैं, संपत्तियों में अगर वृद्धि होता है, बस ये एक पॉइंट याद रख लीजिए, संपत्ति में वृद्धि चाहे रिवॉल्यूशन हो या मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन, उसके क्रेडिट पक्ष में आएगा तो कमी कहां आ जाएगी, संपत्तियों के मूल्य में कमी जो है यहां प्रदर्शित की जाएगी। दायित्व विपरीत होंगे, संपत्तियों में वृद्धि तो दायित्वों में कमी की जो राशि है वो यहां लिखी जाएगी, और इसके विपरीत दायित्वों में अगर वृद्धि होता है तो वह राशि जो है आपका यहां पर, यानी कि मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन के डेबिट में। और किसी प्रकार की गैर अभिलेखित संपत्ति और दायित्व है, गैर अभिलेखित इसका मतलब पुस्तकों में दर्ज नहीं है, अब दर्ज करना है, इसका मतलब संपत्ति और दायित्व में वृद्धि हो रहा है। तो संपत्ति में वृद्धि, गैर अभिलेखित लिखना एक ही बात है। तो गैर अभिलेखित संपत्तियां ज्ञात होना, यानी ऐसी संपत्ति के बारे में पता चला है जो पुस्तकों में दर्ज नहीं है, तो अब लिखेंगे, यानी संपत्ति में क्या हो रही है, वृद्धि, तो बाई रेस्पेक्टिव असेट्स। और बिल्कुल इसका विपरीत, अगर गैर अभिलेखित दायित्व पता होता है तो यहां लिखते हैं। ये हूबहू ऐसा कैसा रिवॉल्यूशन अकाउंट यहां तक बनता है। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट पक्ष का योग करेंगे, डेबिट पक्ष का योग करेंगे और अंतर निकाल लेंगे। अंतर की जो राशि है वह क्या कहलाएगी, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि कहलाएगी, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। माना कि क्रेडिट पक्ष की टोटल जाता है। अब रिवॉल्यूशन में क्या करते थे, यहीं पर साझेदारों में जो है उनके पुराने अनुपात में वितरित करते थे, यहां पर टोटल लगा के, टोटल के बाहर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पुराना अनुपात में बंद करना है। और इसके विपरीत पक्ष में बाई रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नए अनुपात में जो है हस्तांतरण किया जाएगा। अगर क्रेडिट ज्यादा है, लाभ है, तो लाभ यानी यहां पर पुराने में, विपरीत पक्ष में नए में। और अगर डेबिट पक्ष ज्यादा होता,
यानी कि हानि होती, बाई लॉस, और यहां जो है पुराने अनुपात में होता है और बिल्कुल इसके विपरीत जो है नए अनुपात में हस्तांतरण किया जाएगा। एक नंबर का प्रश्न यह भी बनता है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाते का जो द्वितीय शेष है कौन से अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो नए अनुपात में विभाजित किया जाता है। चलें अगले प्रश्न पर। देखिए उदाहरण संख्या 10, मिताली, इंदु, गीता लाभ हानि का जो बंटवारा है वो 5-3-2 के अनुपात में करते हुए साझेदार है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5-3-2। ये पुराना अनुपात है। 31 मार्च 17 को तुलन पत्र इस प्रकार है। हमें असेट्स में लिखा है गुडविल, बिल्डिंग, पेटेंट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और कैश, और इस प्रकार लिखा है कैपिटल मिताली की, इंदु, गीता, क्रेडिटर्स और जनरल रिजर्व दिया गया है। ये हमें बैलेंस शीट दे रखा है। आगे इंफॉर्मेशन में लिखा है गीता उपरोक्त तिथि पर सेवानिवृत्त होती है। मशीन का जो मूल्यांकन है 1,20,000, पेटेंट जो है 40,000 और भवन जो है वो 1,25,000 रुपए पर हुआ। 3 संपत्तियों का रिवैल्यूएशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन किया गया है। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियों का अभिलेखन करें और पुनर्मूल्यांकन खाता भी तैयार किया जाए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मशीनरी 1,20,000, जबकि पुस्तकों में जो मशीनरी दी गई है वो है 1,50,000 की। तो 1,50,000 का वैल्यूएशन 1,20,000 पर किया जा रहा है। 30,000 से मशीनरी में कमी है, प्रविष्टि होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। पेटेंट का वैल्यूएशन 40 पर, जबकि पुस्तकों में जो पेटेंट है 30,000, तो 10,000 से पेटेंट में क्या हो रही है, वृद्धि। बैलेंस शीट में 30, वैल्यूएशन 40 पर, 10,000 से वृद्धि यानी पेटेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट भवन 1,25,000 पर, जबकि भवन कितना दिया गया है 1,00,000 रुपए पर, यानी 25,000 से भवन में वृद्धि है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है अपने को दर्ज करना है। तीनों का रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन कर लेंगे। क्या प्रविष्टि होगी, बिल्डिंग और पेटेंट इन दोनों में तो हो रही है वृद्धि, मशीनरी में हो रही है आपकी कमी। ये प्रविष्टि अपन कर देंगे। मशीनरी में कितना कमी हो रहा था 30,000, 30,000 रुपए। क्योंकि बैलेंस शीट में दिया गया था 1,50,000 और वैल्यूएशन जो हुआ था वो 1,20,000। पेटेंट बैलेंस शीट में दिया गया है 30,000, वैल्यूएशन कितने पर हो रहा है 40, यानी 10,000 से पेटेंट में वृद्धि है। पेटेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पेटेंट डेबिट 10,000। इसके पश्चात लिखा है भवन का वैल्यूएशन 1,25,000 पर, भवन कितना है 1,00,000 का, तो 25,000 से क्या हो रहा है भवन के मूल्य में भी वृद्धि। ये लीजिए 25,000, ये डिफरेंस आएगा अपना टोटल यहाँ का 35,000। अब क्या करना है, रिवैल्यूएशन पर होने वाला लाभ या हानि किस प्रकार, देखिए रिवैल्यूएशन के अंतर्गत 30,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, 35,000 से क्या हुआ है रिवैल्यूएशन क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट जो है 5,000 से ज्यादा है। इसका मतलब पुनर्मूल्यांकन पर लाभ है। कौन से अनुपात में जाता है, पुराने अनुपात 5-3-2 में जो है इस लाभ का हस्तांतरण किया जाएगा। किस प्रकार, ये लीजिए आपका रिवैल्यूएशन कितना आ जाएगा 5,000 रुपए। कौन से अनुपात में जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में, जो कि कितना है 5, 3 और 2। कितना आ जाएगा 5, 3, 2 में 2,500, 1,500 और आपका आ जाएगा 1,000 रुपए मिताली, इंदु और गीता के अंतर्गत जो है हस्तांतरण किया जाएगा। प्रॉफिट कहां से आया, प्रॉफिट जो आया अपना वो था 35,000 माइनस 30,000 यानी कि 5,000 रुपए। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाए तो क्या ध्यान में रखना है, रिवैल्यूएशन में बस वन थिंग,
असेट्स में जो वृद्धि होती है हमें क्रेडिट पक्ष में लिखना है, तो कमी जो है वो डेबिट पक्ष में आएगी, दायित्व में कमी क्रेडिट पक्ष में आएगी, जबकि वृद्धि जो है रिवॉल्यूशन के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। और पुनर्मूल्यांकन पर लाभ कितना होता है, हानि कितना होता है, यह हम अंतर से ज्ञात कर लेंगे। तो पेटेंट में क्या चेंज आया था, पेटेंट और भवन में वृद्धि हुई थी 10,000 और यहां पर आपका 25,000 रुपए। ये पेटेंट 10,000, भवन में वृद्धि हुई थी आपकी 25,000 रुपए, जबकि मशीनरी के अंतर्गत क्या हुआ था, 30,000 से कमी हुई थी। अब क्या निकाल लेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट का अंतर। यहां की टोटल आ रही है 35,000, यहां की आ रही है 30,000, यानी 5,000 रुपए जो है वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, जो कि साझेदारों के पूंजी खाते में जाएगा उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में, जो कि था 3, 2 और 1। कितना, 2500, 1500, 1000, 5,000 रुपए जो है अपन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत हस्तांतरण कर देंगे। और यदि इसके स्थान पर मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाता, हालांकि उदाहरण जो है आपको उसके अंतर्गत इतना पूछा गया है कि पुनर्मूल्यांकन खाता जो है वो तैयार कीजिए, लेकिन मैं आपको मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट भी बना रहा हूं, क्योंकि आगे जो हम प्रश्न पूछेंगे उसमें मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन भी आना है। किस प्रकार करेंगे, प्रविष्टि यही है, बस रिवॉल्यूशन का स्थान कौन ले लेगा, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। लेकिन जो लाभ की एक प्रविष्टि लिखी गई थी ना पुराने अनुपात में, इसका विपरीत नए अनुपात में भी प्रविष्टि होगा। जो लाभ की प्रविष्टि रिवॉल्यूशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पुराने लाभ हानि अनुपात में था, अब वो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट नए अनुपात में भी दर्ज होगा। किस प्रकार, देखिए सबसे पहले तो जो मशीनरी है उसमें 30,000 की कमी थी, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 30,000, 30,000 रुपए। और इसी प्रकार जो पेटेंट में 10,000 की वृद्धि हुई थी, तो पेटेंट डेबिट 10,000, बिल्डिंग में जो वृद्धि हुई थी 25,000 की, उसके लिए बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट 25,000, टू मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन आ जाएगा आपका 35,000, यानी कि 35,000 रुपए। अब क्या करना है, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन का अंतर कितना है, देखिए 30,000 से डेबिट, 35,000 से क्रेडिट, तो 5,000 का अंतर आ गया। और अगर क्रेडिट ज्यादा है इसका मतलब ये क्या है, रिवॉल्यूशन पर होने वाला लाभ है। 5,000 से क्या कर देंगे, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट। और कौन से अनुपात में जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि 3, 5, 3, 2 में जो है डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। कितना आ जाएगा, 2500, 1500 और 1,000। यहां तक तो रिवॉल्यूशन कॉमन है, केवल शब्द का फर्क है, रिवॉल्यूशन की जगह मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन आया, लेकिन मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है तो एक इसका विपरीत प्रविष्टि और की जाती है, रिमेनिंग टू मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। और कौन से अनुपात में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 5,000 को हम क्या कर देंगे, कौन से अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो देखिए यहां पर जो है आपकी गीता जो है रिटायर हो रही है, तो जो नया अनुपात होगा वो होगा आपका 5:3 में जो है हस्तांतरण किया जाएगा। ये आ जाएगा आपका 3125 और आपका 1875 रुपए। अब जो आपका मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया जाएगा वो भी लगभग वैसा ही है, कुछ जो परिवर्तन है वो अभी हम देख लेंगे। किस प्रकार, सबसे पहले जो पेटेंट है उसमें 10,000 की वृद्धि हुई थी, ये 10,000, भवन में 25,000 की वृद्धि हुई थी, ये लीजिए 25,000, और मशीनरी के मूल्य में जो कमी हुई थी इसे हम यहां पर लिख देंगे 30,000 रुपए। यहां तक कोई परिवर्तन नहीं है रिवॉल्यूशन और मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन में, इसका अंतर निकाल लेंगे। 35,000 रुपए क्रेडिट की टोटल, डेबिट की 30 ही आ रही है तो जो ज्यादा है वो लिख देंगे, और 5,000 आ जाएगा आपका प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। कितना आ जाएगा प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, 5,000, 5,000 रुपए। अब देखिए रिवॉल्यूशन में यहीं पर पुराने अनुपात में बांटना था, अपने को क्या करना है, इसे नीचे जो है
पुराने अनुपात में हस्तांतरण करना है 5-3-2 में, और ये राशि जो है वो कितना निकल करके आएगी आपकी 2500 और दूसरे पक्ष में जो है आपको नए अनुपात में हस्तांतरण करना है, यानी कि 5:3 के अंतर्गत कितनी राशि आ जाएगी 3125 1875। ये हम टोटल लगा लेंगे मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन पर 35 और ये लाभ की टोटल। अब देखिए फर्क क्या पड़ता है जब आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हो। ये आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट है, तो जो नई बैलेंस शीट बनेगी ना उसमें पेटेंट कितने पर जाएगा, जिस पर उसका पुनर्मूल्यांकन किया गया है। जैसे कि ये प्रश्न था अपना, मशीनरी का मूल्यांकन 1.20, पेटेंट का 40, भवन का 1.25। अगर पुनर्मूल्यांकन खाता आप बनाते हो तो नई बैलेंस शीट में जो है ये तीनों मदे चेंज हो जाएगी। बिल्डिंग 1.20 की जगह पर कितना आएगी आपकी 1.25, पेटेंट 30 की जगह कितना आएगा आपका 40,000 यानी कि 40,000, और जो मशीनरी आपकी 1,50,000 की उसके स्थान पर कितना आ जाएगा 1,20,000। लेकिन अगर मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हो तो नए चिट्ठे में भी बिल्डिंग 1,00,000 का आएगा, पेटेंट 30,000 का आएगा, और मशीनरी जो है वो अपन 1,50,000 पर आएगा। ये हम आगे न्यूमेरिकल प्रश्नों में भी ध्यान से देखेंगे। चलिए आगे देखें, ये आपका मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन। अब आ जाते हैं अपन संचित लाभों और हानियों का समायोजन। जब भी साझेदार फर्म में प्रवेश करता है या किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति होती है, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, जितना भी अवितरित लाभ और हानि है जो बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में रिजर्व या पीएनएल के रूप में दिया गया है या हानि के रूप में बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में पीएनएल लिखा गया है, उसे साझेदारों में उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में वितरित किया जाएगा। किस प्रकार देखिए, कभी कभी तुलन पत्र में संचित लाभ, सामान्य संचय, संचय कोष, संचित हानि, लाभ हानि खाते का जो जमा शेष है उसके रूप में दर्शाया होता है। तो क्या करना है, सभी साझेदारों में वितरित किया जाएगा उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में। सेवानिवृत्त या मृत साझेदार अपने भाग के संचित लाभ, संचित हानि यदि कोई है का अधिकारी होगा उसे हस्तांतरण किया जाएगा। यह संचित लाभ और हानि सभी साझेदारों से संबंधित और सभी साझेदारों के पूंजी खातों में पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में हस्तांतरण किया जाएगा। ओल्ड शेयरिंग रेशियो में जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका विभाजन जो है वो आपका किया जाएगा। किस प्रकार से देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अगर रोजनामचा के अंतर्गत संचित लाभ अगर दिए गए हैं तो बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में जितने भी रिजर्व्स दिए गए हैं, जो भी पीएनएल का बैलेंस दिया गया है, रिजर्व डेबिट, पीएनएल डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कौन से अनुपात में, रिजर्व ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराने अनुपात में हस्तांतरण होगा, नए में नहीं। और अगर इसके स्थान पर हानि दी गई है, बैलेंस शीट के असेट्स में पीएनएल लिखा गया है, तो वह भी क्या होगा, साझेदारों में हस्तांतरण होगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन से अनुपात में, पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में इसका हस्तांतरण वितरण किया जाएगा। किस प्रकार, एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करेंगे। इंद्र, गजेंद्र, हरेंद्र साझेदार है जिनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 है। इंद्र सेवानिवृत्त होता है। इस तिथि को तुलन पत्र जो है, बैलेंस शीट जो है वो इस प्रकार है, बैंक, कैश, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल। अब देखिए ये आपका अवितरित लाभ दिया गया है, रिजर्व 90,000 कहा जाएगा, सभी साझेदारों के पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में, जो कि दिया गया है 3:2:1 में हस्तांतरण। यानी कि जनरल रिजर्व डेबिट टू इंद्र
टू गजेंद्र टू हरिंदर इनमें ट्रांसफर किया जाएगा। और अगर एसेट साइड में P&L लिखा होता यानी डेबिट बैलेंस होता तो पार्टनर्स कैपिटल यानी इंदर, गजेंद्र और हरिंदर को डेबिट करते टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिलहाल रिजर्व दिया गया है दायित्व पक्ष में यानी कि इसको डेबिट कर देंगे, रिजर्व डेबिट 90,000 90,000 रुपए। कौन से अनुपात में जाएगा? 3-2-1 पुराने अनुपात में जो है हस्तांतरण किया जाता है। $45,000 $30,000 $15,000 जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो ऑन इंदर्स रिटायरमेंट। कौन से अनुपात में? पुराने अनुपात में जो है इस राशि को हस्तांतरण किया जाएगा। इंद्र के रिटायरमेंट पर जितना भी हिस्सा बनता है जनरल रिजर्व में सभी साझेदारों के अंतर्गत जो है उसका हस्तांतरण या ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या अध्ययन किया है? संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन कैसे किया जाए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया किस प्रकार से जाए, और इसके अतिरिक्त यदि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो क्या परिवर्तन आएगा, और जो नया बैलेंस शीट बनेगा उस पर भी संपत्ति और दायित्व को जो है किस प्रकार प्रदर्शन करेंगे, और किसी साझेदार के प्रवेश, डेथ या रिटायरमेंट पर जो भी अवितरित लाभ और हानि है उसे साझेदारों में वितरित करना है उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में। तो साझेदारी में फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।